सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, जो पेट्रोलियम है आपका, हमने कोल के बारे में देख लिया था, पेट्रोलियम के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, जो प्रोसेस आपका फॉसिल फ्यूल्स में होता था, जो प्रोसेस कोल में होता था, वही प्रोसेस आपका पेट्रोलियम में भी होगा। पेट्रोलियम को पहले हम लोग समझते हैं। जो पेट्रोलियम जो वर्ड है वो मिलके बना हुआ है पेट्रा से और ओलियम से। किससे मिलके बना हुआ है? पेट्रा प्लस ओलियम, है ना। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। मतलब ऐसा चीज़ जो कि रॉक से ऑयल के फॉर्म में निकले, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम। कहाँ से निकलता है आपका पेट्रोल? रॉक से निकलता है और किसके फॉर्म में निकलता है? ऑयल के फॉर्म में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये जो पेट्रोलियम है वो मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, और अपने अंदर रखता है हाइड्रोकार्बन। क्या कंटेन करता है? हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग थोड़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। जो आपका हाइड्रोकार्बन है, ऐसा कंपाउंड का मतलब समझ रहे हो, जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो कंपाउंड होगा उसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, तो जो आपका ये पेट्रोलियम है ना, वो क्या क्या कंटेन करता है? कार्बन भी कंटेन करता है और हाइड्रोजन भी कंटेन करता है। आज हम लोग बेसिकली अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो एक कार्बन से बना हुआ है और 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कितने हाइड्रोजन से? 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन कंटेनिंग है तो उसको हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। ठीक है, और कार्बन के बीच में या फिर किसी भी कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम आगे ऐड करते हैं एन। क्या ऐड करते हैं? एन। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड है? मीथेन। जो मीथेन गैस निकलती है वो यही कंपाउंड है, नेचुरल गैस के फॉर्म में जो होती है ना। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो 2 कार्बन से मिलके बना है, कोई ऐसा कंपाउंड है जो 3 कार्बन से मिलके बना हुआ है, कोई ऐसा कंपाउंड है 4 से मिलके बना हुआ है, कोई ऐसा कंपाउंड है 5 से मिलके बना हुआ है, कोई ऐसा है 6 से मिलके बना हुआ है। इतना ही अभी हम लोग समझते हैं उसके बारे में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? देखो, अगर आपका कार्बन 2 कार्बन से अगर आपका कंपाउंड 2 कार्बन से मिलके बना हुआ है तो कितने हाइड्रोजन से जुड़ेगा? 4 हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। कितनी वैलेंसी? 1 2 3 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? अभी 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया इसने, अब तीनों हाइड्रोजन से बना दिया। तो कितना कार्बन है इसके पास? कार्बन कितना है? 2। तो 2 के लिए हम यूज करते हैं एथ। क्या यूज करते हैं? एथ। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। डबल बॉन्ड देख रहे हो? नहीं ना, तो सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे जुड़ जाएगा आपका ANE। तो ये आपका हो जाएगा एथेन। ये इंपॉर्टेंट गैस है, तभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पेट्रोलियम से निकली हुई ये गैसेज हैं, इसी के नेचुरल गैसेज हैं, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगला, ये आपका क्या है? 1 2 3, 3 कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन के पास चलते हैं। कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा ये? 3। क्यों? क्योंकि एक से ये बना है, 1 2 और ये 3। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। 4 लोगों से बॉन्ड बना लिया, एक कार्बन से, 3 हाइड्रोजन से, है ना। इस कार्बन को देखते हैं, 2 हाइड्रोजन से, क्लियर है, और ये वाला कार्बन 3। बहुत अच्छे, गुड। तो ये आपका क्या है? 3 कार्बन कंटेनिंग है। तो 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप। ठीक है, और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एन। तो ये आपका हो गया प्रोपेन।
समझ रहे हो। अगला उसी तरह से कितना कार्बन है, 4, तो हाइड्रोजन पहले बैलेंस करो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये भी आपका 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो क्या होगा आपका, अगर ये 4 कार्बन है तो उसके लिए हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन। क्लियर हो पा रहा है। अगला देखो कितने कार्बन है, 2 4 6 हो गया, 2 4 5 को पहले कर लेते हैं, 2 4 हाँ 5 को कर लेते हैं, है ना। तो कितने हैं, 5 कार्बन, एक यहाँ पे ऐड कर दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक। क्लियर हो पा रहा है। तो ये आपका हो गया कितना कार्बन, 5। 5 के लिए यूज़ करते हैं हम पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये आपका हो गया पेंटेन। हो गया ना। छठा, 6 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेक्स, उसी तरह से होगा और सिंगल सिंगल बॉन्ड सब में है, हाइड्रोजन आप उसी तरह से रख देना तो आपका क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्लियर हो पा रहा है। तो आपको अगर कोई पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम से मिलने वाला प्रोडक्ट 1 कार्बन कंटेनिंग है, केवल 1 कार्बन रखा है अपने पास, तो वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 4। तो 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो जाएगा मेथेन। 2 कार्बन के लिए एथ और उसके सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो जाएगा आपका एथेन। 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो प्रोपेन। 4 के लिए ब्यूट, एन ब्यूटेन। 5 के लिए पेन, एन पेंटेन। 6 के लिए हेक्स, एन हेक्सेन। अगला 7 के लिए हेप्ट, एन हेप्टेन। 8 के लिए ऑक्ट, एन ऑक्टेन। 9 के लिए नॉन, एन नोनेन। और 10 के लिए डेक, एन डेकेन। समझ में आया। तो ये आपका जो है नॉमेनक्लेचर करते हैं अगर जो कोई आपका पेट्रोलियम कंपाउंड में इस तरह से है। अब इसको, इस चीज़ को समझो, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखते हैं। कितने कार्बन है इसके पास, 1। कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो इसको क्या बोलेंगे, CH4। बताओ कितने कार्बन है, 2, तो C2। कितने हाइड्रोजन, 6, तो H6। कितने कार्बन है, 3, तो C3। कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 2 8 2 10, तो ये आपका हो गया H10, है ना। सही है। 3 2 5 2 7 1 8, 3 है ना, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, 7 होगा, है ना। 7 होगा, गिन लो आप, 3 3 6 और 2 8, C3H8। देखो इसका फॉर्मूला होता है, इस ग्रुप का होता है CnH2n+2। अगर इस पे आप रखोगे तो आपको ये पूरा क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे मान लो अगला क्या है आपका, 1 2 3 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी है, 4। वहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन होता है, n की वैल्यू कितनी है, 4। अब h की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 4n में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से। 4 2 जा 8 और 2 ऐड कर दो, तो ये h की वैल्यू कितनी होगी, 10। अब आप ये देख लो कितना होगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 10 हाइड्रोजन। चलो इसको देखो कितने हाइड्रोजन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले के बेसिस पे कितने हैं, 5 5 दूनी 10 और 10 2 12, ठीक है। 6 है तो क्या होगा आपका 6H14। क्लियर हो गया। तो ये आपका, हाँ वो बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से होगा, है ना। अब मैंने बताया क्यों, जो नॉर्मल ब्यूटेन होती है बेटा वो LPG होती है। आपके LPG में जो गैस भरी होती है वो होती है नॉर्मल ब्यूटेन होती है। यही वाला, यही कार्बन है, 1 2 3 4, है ना। और दूसरी चीज़ जो उसकी जो स्मेलिंग होती है उसमें एक, हाँ वो ये एक्चुअल में ब्यूटेन स्मेल नहीं करता, उसमें एक और आपका कंपाउंड डाला रहता है जिसको हम बोलते हैं एथिल मर्केप्टन।
मरकेप्टन कंपाउंड है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। मरकेप्टन, मरकेप्टन की वजह से मरकेप्टन की वजह से जो गैस है वो क्या करती है, स्मेल करती है। क्यों डाला गया रहता है, क्योंकि सपोज लीकेज हो तो वो स्मेल जो है किसी के नाक तक पहुँचे और तुरंत ही उसको क्या कर सके, बुझा सके, है ना। अगर जो वैसे लीक करती तो पता भी नहीं चलता। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो ये आपका हो गया मरकेप्टन, मरकेप्टन गैस भरी रहती है। अब हम आते हैं एक्चुअल में पेट्रोल पे, ठीक है, पेट्रोलियम पे। तो जो पेट्रोलियम है आपका किस तरह से फॉर्म होता है, जिस तरह से आपका कोल वगैरह जो है फॉर्म होते थे, है ना। सिंपल सा क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पे मराइन एरिया में मिलता है। तो जो मराइन एरिया के जो प्लांट हो गए या फिर आपके एनिमल हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, वो जब मरते हैं बहुत दिन तक और इन द अब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कन्वर्ट हो करके क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम बनाते हैं। पेट्रोलियम एक तरह से आपका क्रूड ऑयल की तरह रहता है। क्रूड ऑयल का मतलब ये कि सेमी सॉलिड में होगा, लिक्विड भी होगा उसमें, सॉलिड भी होगा। जब उसको हम ड्रिल करेंगे तो उसमें गैस भी निकलेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे सिंपल सा है, जो आपका पेट्रोलियम है वो कहाँ से निकलेगा, मराइन एरिया से। मराइन एरिया में क्या होगा आपका, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जब डेट कर रहे होंगे बहुत दिन पहले, जैसे 400 मिलियन अगो, डेट करते हुए कहाँ पे चले जाएंगे, ज़मीन में चलते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, ठीक है। और जब वहाँ पे जो है पूरी तरह से अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे इन द अब्सेंस ऑफ एयर डिकम्पोजिशन होगा इन ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो वो आपका जब डिकम्पोजिशन होगा तो एक मटेरियल के रूप में मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल। उसको निकालते कैसे हैं बताओ, उसको निकालने का एक मेथड है, क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। अंदर जो है वेल, कुआं खोदते हैं, पूरी तरह से ड्रिल करते हैं। तो ड्रिल करने के बाद फिर उसको बहुत ही प्रेशर लगा करके उस वाले पार्ट को, क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। जब क्रूड ऑयल आप निकालते हो तो साथ में क्या होता है, क्रूड ऑयल को निकालते समय साथ में गैस भी निकलती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस, तैरती रहती है ना। तो क्रूड ऑयल जब निकालते हो तो वो ऑयल आपका बहुत बढ़िया नहीं होता है, जलने वाला नहीं रहता है। उसको हम क्या करते हैं, रिफाइनरी मशीन में ट्रांसफ़र करते हैं। सपोज दैट अगर हमने इस ज़मीन में से पेट्रोलियम को निकाला, ठीक है, तो पेट्रोलियम जो निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, ठीक है। ये सॉलिड में भी निकलेगा, लिक्विड में भी और गैस में भी, समझ रहे हो। अब ये जो है इसको कहाँ पे भेजा जाएगा, इसी को हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। इसको कहाँ पे भेजा जाएगा, इसको भेजेगा रिफाइनरी मशीन में, है ना, रिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, रिफाइनरी मशीन में होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ एयर पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जब गर्म करते हो तो तरह तरह के टेम्परेचर पे तरह तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। तरह तरह के टेम्परेचर पे तरह तरह के क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे मान लो अगर जो आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो सपोज दैट कि हमने क्रूड ऑयल लिया, ऐसे पूरी तरह से पूरा आपका जो है एक कंटेनर में हमने क्रूड ऑयल ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। जब गरम करोगे तो 20 डिग्री पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे C1 से लेकर के C3 तक का ये प्रोडक्ट होगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, ठीक है। और वो मिलेगा गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से गैस के फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है। किस डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री पे। उसके बाद क्या होगा, 70 डिग्री पे, 70 डिग्री पे आपको मिलेगा, कौन मिलेगा, नेप्थास, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। 70 डिग्री पे आपको मिलेगा, हाँ, नेप्थास मिलेगा, ठीक है। अगर जो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ से टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो 70 डिग्री कर दो तो दूसरा टेम्परेचर पे जो है ये आपका गर्म होकर के कंपाउंड देगा 70 डिग्री पे, क्या, नेप्थास, ठीक है। फिर इसको गर्म करते जा रहे हो, 120 डिग्री जैसे ही आएगा वहाँ पे एक मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 120 डिग्री पे, बोलो, पेट्रोल,
क्या मिलेगा आपको? पेट्रोल मिलेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद फिर उसी तरह से 140 डिग्री पे आप देखोगे 170 डिग्री पे आपको मिलेगा केरोसिन ऑयल। 170 पे क्या मिलेगा? ये 120 पे, 170 पे क्या मिलेगा आपका? केरोसिन, है ना। उसके बाद फिर किस पे है? 270 पे आपका हो गया डीजल। उसके बाद 400 पे बताओ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल। और लास्ट में फ्यूल ऑयल 600 डिग्री पे। और उसके बाद आपको मिलेगा बाद में जो है उसी 600 पे 650 पे आपको मिलेगा रेजिड्यू, जिसको जो है कोई मतलब नहीं है। तो 600 डिग्री पे आपको मिलेगा फ्यूल ऑयल। तो ये तरह तरह के ऑयल हैं पेट्रोलियम से बने हुए। ठीक है, पेट्रोलियम के जब पेट्रोलियम को आप कौन सा डिस्टिलेशन करते हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे आपको ये तरह तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। कौन कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं? देखो 20 डिग्री जैसे ही हमारा टेम्परेचर गया, कौन सा प्रोडक्ट मिला? बोलो। हाँ, C1 से लेकर के C3 तक की जो गैस हैं वो मिलेगी। उसके बाद 120 डिग्री हमने टेम्परेचर किया तो फिर क्या मिलेगा हमें? पेट्रोल। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा बढ़ाया हमने तो क्या मिला? केरोसिन। उसके बाद फिर नेप्थास 70 डिग्री पे, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, 70 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा? नेप्थास। उसके बाद फिर आपको मिलेगा डीजल 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद फिर आपको मिलेगा 400 डिग्री पे लुब्रिकेटिंग ऑयल, है ना। और फिर अगला जो है हमारा रेजिड्यू मिलेगा, ठीक है, 600 पे आपका मिलेगा फ्यूल ऑयल। तो ये तरह तरह के ऑयल हैं जिनका इम्पोर्टेंट क्या है? जिनका इम्पोर्टेंस ये है कि तरह तरह के फ्यूल में हम इनको यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। जैसे डीजल हो गया हमारा मशीनों को चलाने के लिए, है ना। पेट्रोल भी हमारा अधिकतर मशीनों को चलाने के लिए यूज़ होता है। जो आपका नेफ्थास है वो भी बहुत बढ़िया फ्यूल होता है, ठीक है, तो वो भी आपका फ्यूल के रूप में ही यूज होता है। तो ये तरह तरह के आपको प्रोडक्ट मिलेगी पेट्रोलियम को जब आप जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तब। समझ गए? अब आगे का जो टॉपिक है आपका वो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस देखो मैंने बताया ना कि जब आपका ड्रिलिंग होती है, जब आपकी ड्रिलिंग होती है, जब आपका पेट्रोलियम निकलता है तो वहीं पे नेचुरल गैस तैरती रहती है, ठीक है, निकलते समय। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। ये गैस जो होती हैं वो उनका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी यूज़। जैसे आपका नेचुरल गैस में कौन कौन आता है बताओ? LPG हो गई, ठीक है, यही वाली जो गैस है, ठीक है। तो वो क्या है आपकी LPG जो है एक तरह से नेचुरल गैस है। CNG हो गई, है ना, वो भी आपकी क्या है? नेचुरल गैस है। तो इनका यूज़ हम लोग जो है करते हैं किसमें? एज अ फ्यूल के रूप में। तो ये सारे पेट्रोलियम को डिस्टिलेशन करने के बाद जो है मिलते हैं। आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम के क्या क्या यूजेस हैं और कितना जो है आपका एडवर्स इफ़ेक्ट है, मतलब बुरा इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं, उसको हम लोग देखेंगे।